दुनिया पर तबाही आ चुकी है। धरती की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि इंसानों को अपनी जान बचाने के लिए जमीन के नीचे शरण लेनी पड़ती है। अमेरिका खरबों डॉलर खर्च करके एक अंडरग्राउंड शहर बनाता है। यह शहर एक सुनसान पहाड़ की गुफा के अंदर बसाया जाता है। गुफा के अंदर तरह तरह की मशीनें और सुविधाएं होती हैं और गुफा के 100 मीटर नीचे लोग रहते हैं। सिर्फ सरकार द्वारा चुने गए लोगों को ही इस अंडरग्राउंड शहर में रहने का अधिकार मिलता है। ये सब पहले के बड़े अफसर और अमीर बिजनेसमैन होते हैं। एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति अचानक ही सख्त सुरक्षा वाले व्हाइट हाउस में मृत पाए जाते हैं, लेकिन उनका चीफ बॉडीगार्ड जेवियर तुरंत इस बात की खबर किसी को नहीं देता, बल्कि इस मामले को छुपा लेता है। जेवियर कमरे का बारीकी से जायजा लेता है। वहाँ 2 गिलास रेड वाइन के रखे हैं, एक खुला हुआ सिगरेट का डिब्बा है और एक जोड़ी महिला की बालियां भी मिलती हैं। इससे साफ होता है कि रात को कोई राष्ट्रपति के कमरे में आया था। खून के निशान बालकनी की तरफ से शुरू होते हैं। लगता है राष्ट्रपति वहीं सिगरेट पीते वक्त उन पर हमला हुआ था। जेवियर देखता है कि राष्ट्रपति की तिजोरी खुली हुई पड़ी है, यानी हत्यारे का असली मकसद उसी तिजोरी में रखी कोई जरूरी चीज थी। जेवियर को शक होता है कि यह काम किसी जान पहचान वाले का ही है। वह रोज सुबह अंधेरा रहते ही उठ जाता है और व्हाइट हाउस के आसपास जॉगिंग करने जाता है। आज ड्यूटी बिली की है, लेकिन जब जेवियर तैयार होकर काम पर पहुंचता है तो देखता है कि बिली की जगह जेन ड्यूटी पर मौजूद है। जेन बताती है कि बिली घर गया है फ्रेश होने के लिए। जेवियर इस बात को दिमाग में रख लेता है, लेकिन जैसे ही वह ऊपर पहुंचता है उसे राष्ट्रपति अपने कमरे में बुरी तरह मारे हुए मिलते हैं। जेवियर राष्ट्रपति के पिछले कुछ दिनों का व्यवहार याद करता है। उसे लगता है कि राष्ट्रपति किसी बात को लेकर परेशान थे। वह रात में सिगरेट जलाते थे और जेवियर से अपनी परेशानियों के बारे में बात करते थे। पिछले कुछ समय से राष्ट्रपति और उनकी पत्नी के रिश्ते में भी खिंचाव चल रहा था। जेवियर फौरन बिली को फोन करता है और उसे तुरंत तैयार होकर आने को कहता है। इसके बाद जेवियर राष्ट्रपति की मौत से पहले के सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू करता है। कल तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहता है। राष्ट्रपति अपने बेटे से मुलाकात करते हैं, फिर पूरी दोपहर सिनात्रा के साथ बातचीत करते रहते हैं। जेवियर को यह पता नहीं चल पाता कि दोनों के बीच क्या बात हुई, लेकिन सीसीटीवी में उसे दिखता है कि रात को राष्ट्रपति अपने साथ एक महिला को कमरे में लेकर जाते हैं। वह महिला एजेंट रॉबिन्सन है। राष्ट्रपति के कमरे में मिली बालियां भी रॉबिन्सन की ही हैं। तो क्या रॉबिन्सन ही राष्ट्रपति की हत्यारण है? रॉबिन्सन के राष्ट्रपति के कमरे से जाने के बाद जेवियर खुद भी वहां जाता है। चूंकि राष्ट्रपति की मौत से पहले उनसे मिलने वाला आखिरी इंसान जेवियर ही होता है, अब सबसे ज्यादा शक की सुई उसी की तरफ घूमने लगती है। जेवियर को एहसास होता है कि हालात उसके खिलाफ जा रहे हैं। वह फौरन सोचने लगता है कि अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए वह क्या कर सकता है। जब वह राष्ट्रपति का बॉडीगार्ड होता है, उस दौरान एक बार राष्ट्रपति पर हमला होता है और तब सबसे पहले हमलावर को देखने वाला जेवियर ही होता है। जेवियर वक्त रहते राष्ट्रपति को नीचे दबा लेता है और उनके लिए एक गोली अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन इससे सिर्फ यह साबित होता है कि उस वक्त वह वफादार था। यह साबित नहीं होता कि अब भी वह बेगुनाह है। जेवियर के पास कोई और रास्ता नहीं बचता, इसलिए वह बिली को साथ लेकर इस केस की जांच शुरू करता है। साफ है कि हत्यारे का निशाना तिजोरी में रखी चीज ही थी, लेकिन उस तिजोरी में क्या है यह जानने वाले बहुत कम लोग हैं। यानी हत्यारा शायद इस देश के किसी बड़े राज को जानता है। बिली नीचे कुछ अजीब चीजें देखता है। बगीचे में किसी के चलने के निशान मिलते हैं और यह जगह ठीक राष्ट्रपति के कमरे की बालकनी के सामने पड़ती है। आगे फर्श की टाइलों पर भी निशान मिलते हैं। शायद हत्यारे ने ऊपर राष्ट्रपति को मारा, फिर वहीं से कूदकर इसी रास्ते से भागा। बिली की भौहें चिंता से तन जाती हैं। दूसरी तरफ जेवियर को भी एक नई कड़ी मिलती है। राष्ट्रपति के कमरे से निकलने के बाद जेवियर ने ड्यूटी बिली को सौंपी थी। बिली को रात से सुबह तक की ड्यूटी करनी थी, लेकिन कुछ ही देर में बिली काम में ढिलाई बरतने लगता है, यहाँ तक कि सोफे पर सो भी जाता है। कंट्रोल रूम में बैठा ऑपरेटर बताता है कि टीवी ठंडा पड़ चुका है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे बंद किया हो, लेकिन उसने खुद टीवी बंद नहीं किया था, इसीलिए उसने बाकी कैमरे चेक किए और तभी उसे पता चला कि रात 10:42 से लेकर 12:15 तक सारे सिक्योरिटी कैमरे बंद पड़े थे। सिर्फ आखिरी कैमरा चालू था। जिस 1 घंटे के दौरान बिली सोया रहता है, उसी दौरान किसी ने कैमरों से छेड़छाड़ की होती है। जब कैमरे दोबारा चालू होते हैं, ठीक उसी वक्त बिली सोफे से उठता है। कंट्रोल रूम वाला बताता है कि बिली कैमरे दोबारा चालू होने के 1 घंटे बाद ड्यूटी पर आया था। उससे पहले कंट्रोल पर जेन मौजूद थी, यानी साफ है कि राष्ट्रपति की हत्या उसी वक्त हुई होगी जब कैमरे बंद थे और उस वक्त व्हाइट हाउस में सिर्फ बिली और जेन ही मौजूद थे, यानी दोनों पर शक जाता है। लेकिन ये दोनों जेवियर के ही मातहत हैं और जेवियर को यकीन नहीं होता कि ये दोनों राष्ट्रपति की हत्या कर सकते हैं। उसे ज्यादा शक एजेंट रॉबिन्सन पर होता है, लेकिन जेवियर की नजरों से दूर बिली और जेन आपस में लगातार फुसफुसाते रहते हैं। जेवियर आखिरकार पूरी तरह से लॉकडाउन का फैसला लेता है और राष्ट्रपति की मौत की खबर बाहर भेज देता है। जल्द ही व्हाइट हाउस में लोगों की भारी भीड़ जमा हो जाती है। राष्ट्रपति की पत्नी भी आती है और देश की असली ताकतवर हस्ती सिनात्रा भी। सिनात्रा राष्ट्रपति से भी ऊपर की हस्ती मानी जाती
जाती है, क्योंकि यह पूरा देश उसी की वजह से बना है। ऊपर से देखने में यह जगह असली अमेरिका जैसी ही लगती है, लेकिन अगर बारीकी से देखा जाए तो यहाँ की हर चीज नकली नजर आती है। यहाँ के बतख मशीनों से बने हैं और बाघ भी असली नहीं बल्कि कृत्रिम रूप से तैयार किया गया है। असल में कुछ साल पहले जब दुनिया के खत्म होने का खतरा मंडरा रहा था, तब सरकार ने कुछ सबसे ताकतवर अमीरों के साथ मिलकर यह अंडरग्राउंड शहर बनवाया था। उस वक्त सिर्फ 20,000 से कुछ ज्यादा लोगों को चुनकर यहाँ लाया गया था। जेवियर भी उन्हीं में से एक है। जेवियर के मन में राष्ट्रपति के लिए गुस्सा है, क्योंकि उन्होंने उसकी पत्नी को यहाँ आने नहीं दिया था, लेकिन राष्ट्रपति की मौत से उसे फिर भी दुख होता है। इसी वजह से वह चुपके से राष्ट्रपति के कमरे से मिली सिगरेट उठा लेता है। उस सिगरेट पर एक नंबरों की लाइन लिखी होती है। जेवियर को लगता है कि यह नंबर राष्ट्रपति की मौत की गुत्थी सुलझाने की एक अहम कड़ी हो सकती है। महीने के 1 लाख की तनख्वाह पाने वाला बूढ़ा आदमी हर रोज सिर्फ बतख छोड़ने का काम करता है। जरा ध्यान से देखिए, उसके पैरों के नीचे जो झील दिखती है वह असल में सिर्फ एक सपाट सतह है, और उसके हाथ में जो बतख है वह भी सिर्फ एक मॉडल है। इस पूरे शहर में हर चीज नकली है। सिर्फ सड़कें और सुविधाएं ही नहीं, यहाँ तक कि आसमान भी असली नहीं है। यहाँ लगी घोषणा मशीनें रोज लोगों को बता देती हैं कि सुबह कब होगी, क्योंकि दिन और रात दोनों पूरी तरह इंसानों के कंट्रोल में है। ये जमीन के नीचे छिपा हुआ एक पूरा शहर है। आसमान का रंग एक विशाल लाइटिंग सिस्टम तय करता है। इसके पीछे पेचीदा मशीनें और उन्हें चलाने वाला स्टाफ लगा हुआ है। कुछ साल पहले जब अलग अलग देशों में युद्ध छिड़ गए तो जमीन की सतह इंसानों के रहने लायक नहीं बची। तब अमेरिका के राजनीति और बिजनेस जगत के बड़े लोग मिलकर इसका हल ढूंढने बैठे। तभी एक अरबपति महिला सिनात्रा ने सुझाव दिया कि जमीन के नीचे एक शहर बनाया जाए। उस वक्त सबको लगा कि वह पागल हो गई है, क्योंकि सिनात्रा ने अभी हाल ही में अपने प्यारे बच्चे को खोया था। लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि सिनात्रा का यह आइडिया कई एक्सपर्ट से सलाह लेने के बाद निकला नतीजा है। जब दुनिया का अंत करीब आया तो जमीन के नीचे छिपने के अलावा बचने का कोई और रास्ता नहीं बचता। इसलिए सिनात्रा हर बड़े क्षेत्र के होशियार लीडरों को इकट्ठा करना शुरू करती है। एक तरफ पैसा जुटाया जाता है, दूसरी तरफ शहर बनाने का काम शुरू हो जाता है। इस अंडरग्राउंड शहर में इंसानों के सांस लेने लायक ऑक्सीजन भी होनी चाहिए और सबकी रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी होनी चाहिए। यहाँ तक कि हर किसी के लिए काम की व्यवस्था भी करनी होती है। यह कोई आसान काम नहीं था, लेकिन सिनात्रा अपनी काबिलियत और अपने बेहद बड़े नेटवर्क के दम पर यह सब कर दिखाती है। उसका मरा हुआ बच्चा लकड़ी के घोड़ों से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने शहर के हर इलाके में वैसे घोड़े लगवाए। कहा जा सकता है कि यह अंडरग्राउंड शहर ऊपर की असली दुनिया से कम नहीं बल्कि पहले से भी ज्यादा सुविधाजनक है। सिनात्रा ही इस शहर की असली लीडर है, लेकिन बहुत कम लोगों को उसकी असली पहचान पता है। शहर को सही तरीके से चलाने के लिए एक राष्ट्रपति की भी जरूरत होती है, इसलिए सिनात्रा ने खुद एक सही इंसान चुनकर उसे यह पद सौंपा था। लेकिन किसे पता था कि 5 साल बाद वही राष्ट्रपति अजीब तरीके से व्हाइट हाउस में मृत पाया जाएगा। राष्ट्रपति की लाश सबसे पहले देखने वाला चीफ बॉडीगार्ड जेवियर ही था, इसलिए स्वाभाविक तौर पर जेवियर को ही संदिग्ध मान लिया जाता है। अगले दिन एजेंट रॉबिन्सन जेवियर को लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए ले जाती है। रास्ते भर वह बोलती रहती है, लेकिन जेवियर उसकी बात का जवाब देने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। यह रॉबिन्सन राष्ट्रपति की प्रेमिका है। राष्ट्रपति की मौत वाली रात रॉबिन्सन भी राष्ट्रपति के कमरे में गई थी और वहीं अपनी बालियां भी छोड़ आई थीं। जेवियर को लगता है कि असली हत्यारी रॉबिन्सन ही है। टेस्टिंग सेंटर पहुंचने पर सिनात्रा और एक साइकोलॉजिस्ट पहले से ही वहां इंतजार कर रहे होते हैं। वे दोनों वन वे शीशे के पीछे से पूरा नजारा देख रहे होते हैं, लेकिन जेवियर बिल्कुल सहयोग नहीं करता। वह जोर से चिल्लाकर रॉबिन्सन पर अपना शक जता देता है। इस वजह से सिनात्रा को मजबूरन साइकोलॉजिस्ट को आगे भेजना पड़ता है। जेवियर को समझ नहीं आता कि साइकोलॉजिस्ट आखिर क्या करना चाहता है, लेकिन फिर भी वह उसके कहे मुताबिक जवाब देता है। इस अंडरग्राउंड शहर में सिर्फ 20,000 से कुछ ज्यादा लोगों को ही जगह मिली थी और जेवियर की पत्नी उनमें शामिल नहीं हो पाई थी। ऐसे में राष्ट्रपति के प्रति उसके मन में नफरत होना बिल्कुल सामान्य बात है। अगर वह नहीं जवाब देता है तो लाई डिटेक्टर जरूर पकड़ लेगा। साफ है कि साइकोलॉजिस्ट जानबूझकर उसकी मदद कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा है। जेवियर को लगता है कि जैसे उसके चारों तरफ एक घना कोहरा फैला हुआ है। राष्ट्रपति की मौत के बाद तिजोरी में रखी वह जरूरी चीज भी गायब हो चुकी है। वह असल में एक लैपटॉप है जिसमें शायद बहुत ही अहम जानकारी दर्ज थी। जेवियर लगातार सोचता रहता है कि आखिर वह लैपटॉप कौन ले गया होगा। बहुत सोचने के बाद उसे सिर्फ एक ही नाम सूझता है, सिनात्रा। हत्यारा अभी तक पकड़ में नहीं आया होता, लेकिन सिनात्रा राष्ट्रपति की मौत की खबर बाहर घोषित करवा देती है और फौरन एक नए राष्ट्रपति को भी नियुक्त कर देती है। जेवियर बिली को बताता है कि उसे शक है कि पूर्व राष्ट्रपति की मौत के पीछे असली दिमाग सिनात्रा का ही है। एक आदमी और एक औरत आखिर मिलकर क्या कर सकते हैं। जब कोई औरत आपके
आपके सामने झुककर बैठ जाए तो समझ जाइए कि कुछ बड़ा गड़बड़ होने वाला है। यहाँ बात किसी रोमांस की नहीं बल्कि राष्ट्रपति की मौत के केस से जुड़े एक बड़े भंवर की है। कुछ दिन पहले राष्ट्रपति को उसी के घर में मार डाला गया था और उसकी आंख की हड्डी टूट चुकी थी। फॉरेंसिक जांच के बाद पता चलता है कि हत्यारे ने शायद पत्थर जैसी किसी चीज से वार किया था। राष्ट्रपति से भी ऊंचे रुतबे वाली सिनात्रा फॉरेंसिक टीम को डीएनए जांच करने का आदेश देती है। लेकिन यह असली अमेरिका नहीं है, ये वही अंडरग्राउंड शहर है जो सिनात्रा ने दुनिया के अंत के वक्त बनवाया था। यहाँ की मेडिकल तकनीक सीमित है, इसलिए रिपोर्ट आने में कम से कम 1-2 दिन लगेंगे। फिलहाल सिर्फ 4 लोग ही शक के घेरे में हैं। एक है राष्ट्रपति की प्रेमिका रॉबिन्सन, दूसरा है राष्ट्रपति का चीफ बॉडीगार्ड जेवियर और बाकी 2 हैं जेवियर के मातहत बिली और जेन। जेवियर को यकीन नहीं होता कि बिली और जेन राष्ट्रपति की हत्या कर सकते हैं, इसलिए वह सिनात्रा के साइकोलॉजिस्ट से मिलने पहुंचता है। उसे लगातार यह महसूस होता है कि साइकोलॉजिस्ट कुछ जानता है, वरना वह इतनी बेचैनी से उसे शक से बाहर निकालने की कोशिश क्यों करता। जेवियर को साइकोलॉजिस्ट की बात का मतलब समझ नहीं आता। वह उससे पूछता है कि क्या सिनात्रा पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट सीधा जवाब नहीं देता बल्कि उल्टा उससे उसके पिता के बारे में सवाल करने लगता है। जेवियर के पिता दुनिया के खत्म होने से पहले एक पायलट हुआ करते थे। वह चाहते थे कि जेवियर उनकी विरासत आगे बढ़ाए, लेकिन जेवियर सिर्फ एजेंट बनना चाहता था। इस बात को लेकर कुछ समय तक बाप बेटे के बीच तनाव भी रहा। जब तक जेवियर राष्ट्रपति का चीफ बॉडीगार्ड नहीं बन गया, तब जाकर उसके पिता ने आखिरकार उसकी नौकरी को स्वीकार किया। जेवियर बिना कुछ छुपाए अपने और अपने पिता के बीच की पूरी बात साइकोलॉजिस्ट को बता देता है। उसे नहीं पता कि इससे साइकोलॉजिस्ट को क्या फायदा होगा, लेकिन साफ नजर आता है कि साइकोलॉजिस्ट धीरे धीरे उस पर भरोसा करने लगा है। वह जेवियर से कहता है कि वह उसे सच बताएगा, लेकिन इसी बीच बिली और जेन अभी भी पूछताछ के दायरे में हैं। रॉबिन्सन लगातार उन दोनों पर नजर गड़ाए हुए हैं। आखिर राष्ट्रपति की मौत से पहले ड्यूटी पर सिर्फ यही दोनों मौजूद थे। सिर्फ यह पता चल जाए कि उस रात कैमरे किसने बंद किए थे तो राष्ट्रपति के असली हत्यारे तक पहुंचा जा सकता है। साफ नजर आता है कि बिली और जेन थोड़े घबराए हुए हैं। इस सब के बाद वे दोनों चुपके चुपके आपस में बातें करते रहते हैं। जेन पूछती है कि अगर सच किसी को पता चल गया तो क्या होगा। बिली पूरे यकीन से कहता है कि कैमरे बंद होने वाली बात कभी उन तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन जेन फिर भी बहुत डरी हुई है। 2 घंटे बाद रॉबिन्सन दोबारा उन दोनों के पास आती है। पहले वह कुछ अजीब अजीब सवाल पूछती है और फिर डिजिटल फुटप्रिंट के जरिए रॉबिन्सन को पता चलता है कि सिस्टम में जाकर कैमरे इन्हीं दोनों ने बंद किए थे। लेकिन ये दोनों सिर्फ राष्ट्रपति की हत्या वाली रात ही कैमरे बंद नहीं करते थे, बल्कि कई महीनों से समय समय पर 1-2 घंटे के लिए कैमरे बंद कर देते थे। ये बात रॉबिन्सन को हैरान कर देती है। क्या हत्या करने के लिए भी इतनी लंबी तैयारी और रिहर्सल की जरूरत पड़ती है? असल में बात कुछ और ही निकलती है। ये दोनों अक्सर साथ मिलकर काम में जानबूझकर ढिलाई बरतते थे। उन्हें लगता था कि इस अंडरग्राउंड शहर में कोई खतरा नहीं है, इसलिए वे अक्सर अपनी ड्यूटी छोड़कर इधर उधर घूम जाते थे। कैमरे बंद करके वे सिर्फ गेम ही नहीं खेलते थे, बल्कि राष्ट्रपति का खाना खाते थे, उनके बिस्तर पर सोते थे, यहाँ तक कि उनके कपड़े भी पहन लेते थे। ये सब बात कभी किसी को पता नहीं चलनी थी, लेकिन किसे पता था कि इसी दौरान राष्ट्रपति की हत्या हो जाएगी। इन दोनों की इस हरकत को सुनकर रॉबिन्सन और सिनात्रा दोनों दंग रह जाते हैं, अवाक होकर एक दूसरे को देखते हैं। लेकिन इसी वजह से फिलहाल इन दोनों पर से शक का साया हट जाता है। जेवियर को यह बिल्कुल पता नहीं होता कि बिली और जेन आज बाल बाल पकड़े जाते जाते बचे हैं। इस वक्त वह रॉबिन्सन के साथ बातचीत में लगा है। रॉबिन्सन और सिनात्रा भी आपस में बात कर रहे होते हैं। उधर साइकोलॉजिस्ट जेवियर के साथ जिंदगी की गहरी बातें करता है। साइकोलॉजिस्ट बताता है कि जेवियर आज इस अंडरग्राउंड शहर में इसीलिए है क्योंकि खुद उसी ने उसे चुना था। यहाँ तक कि जेवियर को असाधारण तरीके से राष्ट्रपति का बॉडीगार्ड बनाया जाना भी साइकोलॉजिस्ट की ही सिफारिश की वजह से हुआ था। साइकोलॉजिस्ट सिनात्रा का बेहद खास और भरोसेमंद इंसान है, इसलिए उसके पास बहुत सारे अधिकार हैं, जिनमें यह तय करना भी शामिल है कि कौन इस अंडरग्राउंड शहर में रह सकता है। इतना कहकर साइकोलॉजिस्ट जेवियर को बाथरूम के अंदर ले जाता है। जेवियर को लगता है कि शायद वह कुछ और करने वाला है, लेकिन असल में साइकोलॉजिस्ट सिर्फ पानी की आवाज की आड़ में जेवियर को एक और राज बताता है। आखिर बिली असल में है कौन? इस वक्त उसकी गाड़ी में एक बंदूक रखी है और उसकी नजरें टिकी हैं जेवियर की बेटी पर। क्या वह जेवियर के परिवार को निशाना बनाना चाहता है? बिली भले ही राष्ट्रपति का बॉडीगार्ड है, लेकिन असल में वह पहले एक कातिल रह चुका है। बचपन में बिली ने अपने ही हाथों अपने चाचा को गोली मारकर मार डाला था। बाद में बिली 10-12 साल जेल में काटकर बाहर आता है और फिर भाड़े के सैनिकों के गिरोह में शामिल हो जाता है। तुम अभी नौजवान हो, ठीक है, जाओ। बिली की हड्डियों में एक खास तरह का नुकसान है, इसी वजह से उसे बहुत आसानी से चोट लग जाती है। लेकिन बिली जल्दी ही तरक्की की सीढ़ियां चढ़ जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह बेहद निर्दयी और खतरनाक है। बिली की यही खासियत उसे अरबपति सिनात्रा की नजर में ले आती है और जल्द ही उसे अंडरग्राउंड शहर में आने का मौका मिल जाता है, साथ ही राष्ट्रपति का बॉडीगार्ड
बनने का भी। सिनात्रा ही इस अंडरग्राउंड शहर की असली निर्माता है, लेकिन बहुत कम लोगों को उसकी असली पहचान पता है। उसी ने जानबूझकर एक शख्स को चुनकर राष्ट्रपति बनाया था, लेकिन 5 साल बाद अब वही राष्ट्रपति अजीब तरीके से अपने कमरे में मृत पाया जाता है। बॉडीगार्ड टीम का हेड जेवियर शक करता है कि हत्यारा बिली ही है। राष्ट्रपति की मौत से पहले बिली और उस रात ड्यूटी पर मौजूद जेन ने मिलकर कैमरे बंद किए थे। दोनों का कहना है कि वे बस गेम खेल रहे थे, लेकिन असली सच्चाई सिर्फ उन्हीं दोनों को पता है। इसके अलावा जेवियर को साइकोलॉजिस्ट के कमरे से एक बड़ी बात पता चलती है। राष्ट्रपति अपनी मौत से पहले साइकोलॉजिस्ट से मिलने गए थे और उसे कहा था कि बिली से सावधान रहना। सारे सबूत जैसे बिली की ही तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन जेवियर इस नतीजे को मानने को तैयार नहीं होता। जब से जेवियर इस अंडरग्राउंड शहर में आया है, वह हमेशा बिली के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता आया है। ड्यूटी के दौरान ये दोनों राष्ट्रपति के सबसे भरोसेमंद लोग हैं और ड्यूटी खत्म होने के बाद एक दूसरे के सबसे वफादार दोस्त। बिली का अपना कोई परिवार नहीं है, इसलिए वह जेवियर के दोनों बच्चों को अपने ही भतीजे भतीजी जैसा मानता है। बिली और जेवियर का रिश्ता बिल्कुल एक परिवार जैसा है। यही वजह है कि जेवियर किसी भी तरह यह मानने को तैयार नहीं होता कि बिली उससे सब कुछ छुपाकर राष्ट्रपति की हत्या कर सकता है। जेवियर बिली की पुरानी जानकारी खंगालता है और उसे पता चलता है कि बिली पहले भी किसी का कत्ल कर चुका है। यह बात उसे हैरान कर देती है। उसे अचानक एहसास होता है कि शायद उसने कभी बिली को असल में जाना ही नहीं था। वह बिली से इस बारे में बात करने जाने ही वाला होता है कि इससे पहले बिली खुद उसे ढूंढते हुए आ जाता है। जेवियर आखिरकार अपने सारे सवाल एक साथ पूछ डालता है। उसे जानना है कि राष्ट्रपति की मौत के इस मामले में बिली की असल में क्या भूमिका है। उसे यह भी जानना है कि बिली आखिर किसके लिए काम कर रहा है। लेकिन जेवियर को यह नहीं पता कि वह जितना गहराई से खोदेगा, बिली पर उतना ही ज्यादा दबाव बढ़ता जाएगा, क्योंकि बिली के पीछे जो शख्स है वह सिनात्रा है, जो राष्ट्रपति से भी कहीं ज्यादा खतरनाक हस्ती है। अगर जेवियर इसी तरह जांच जारी रखता है तो सिनात्रा उसे कभी नहीं बख्शेगी। बिली नहीं चाहता कि जेवियर इस सब में फंसे, इसलिए वह खुद अकेला सिनात्रा से मिलने जाता है और उसे साफ चेतावनी देता है कि जेवियर पर हाथ मत डालना। बिली के मन में थोड़ी उलझन भी है। अगर सिनात्रा नहीं होती तो आज उसकी यह पहचान भी नहीं होती। सिनात्रा के पास उसके अलावा और भी कई कातिल काम करते हैं। अब जब बिली जेवियर की खातिर सिनात्रा से सीधी टक्कर लेने जा रहा है तो उसे यह भी पता है कि सिनात्रा उसे बुरी तरह बेनकाब कर सकती है। जेवियर को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि बिली उसके लिए इतना कुछ दांव पर लगा चुका है। जब बिली दोबारा उससे मिलने आता है तब भी जेवियर लगातार उससे यही पूछता रहता है कि आखिर उसने किया क्या है। इस बार बिली कुछ नहीं छुपाता। वह साफ साफ कबूल कर लेता है कि वह सिनात्रा के लिए काम करता आया है, लेकिन राष्ट्रपति की हत्या सच में उसने नहीं की। बिली वादा करता है कि कल तक वह जो कुछ भी जानता है सब कुछ जेवियर को बता देगा, लेकिन अफसोस कल आने से पहले ही उसे अपना आखिरी खाना नसीब होता है। यह खाना उसकी गर्लफ्रेंड जेन ने बनाया होता है। बिली अभी कुछ ही निवाला खा पाता है कि उसके पेट में तेज दर्द उठता है। उसे एकदम से समझ आ जाता है कि क्या हुआ है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता। जिस जेन के साथ वह रोज हंसी खुशी वक्त बिताता आया है, क्या वह भी सिनात्रा की ही आदमी निकली? एक औरत ऊपर देखती है और उसे लगता है कि आज आसमान में बादल कुछ कम है। वह फौरन कंट्रोल रूम से संपर्क करके थोड़े और बादल जोड़ने को कहती है। यह जगह दुनिया खत्म होने के बाद इंसानों के बचे रहने का इकलौता ठिकाना है। यह शहर जमीन की सतह से 100 मीटर नीचे बसाया गया है। आसमान का हर रंग एक कंट्रोल टावर से तय होता है। इस शहर में रहने वाले लोग किसी लैब के चूहों की तरह हैं, जिन्हें इस शहर के पीछे छुपे अंधेरे सच का जरा भी अंदाजा नहीं है। आज पूर्व राष्ट्रपति का अंतिम संस्कार है। बाहर की दुनिया को यही बताया गया है कि उनकी मौत सामान्य तरीके से हुई थी, लेकिन असल में यह पूरी इंसानियत की मौत जैसा है। पूर्व राष्ट्रपति की मौत की असली सच्चाई सिर्फ एक ही इंसान जानता है, बॉडीगार्ड बिली। पिछली रात बिली ने अपने साथी जेवियर से वादा किया था कि वह उसे सारी सच्चाई बताएगा, लेकिन आज बिली कहीं नजर नहीं आता। जेवियर जेन को साथ लेकर बिली के घर की तरफ निकलता है, यह जांचने के लिए कि आखिर बात क्या है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे झटका लगता है। बिली अपने ही घर में अजीब तरीके से मरा पड़ा मिलता है। बिली की लाश को गले लगाकर फूट फूट कर रोने वाली औरत जेन ही है। जेवियर को पता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उसे यह बिल्कुल पता नहीं कि बिली को मारने वाली असल में जेन ही है। इस अंडरग्राउंड शहर की असली मालकिन सिनात्रा है, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी उसके सामने कुछ नहीं है। जेन दरअसल सिनात्रा की सबसे खतरनाक कातिल है। क्योंकि बिली ने आदेश मानने से इनकार कर दिया था, इसलिए सिनात्रा ने जेन को भेजकर उसे मरवा दिया। अफसोस जेवियर को इस सब की भनक तक नहीं है। बिली की मौत के बाद उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, पूर्व राष्ट्रपति की प्रेमिका रॉबिन्सन के साथ मिलकर आगे बढ़ना। इस अंडरग्राउंड शहर में आने वाले हर इंसान को हथियार साथ लाने की इजाजत नहीं है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड जेवियर के पास भी कोई बंदूक या गोला बारूद नहीं है। अगर रॉबिन्सन कहीं से कोई ताकतवर हथियार जुटा सके तो शायद वे दोनों मिलकर पूर्व
पूर्व राष्ट्रपति और बिली की मौत की गुत्थी सुलझा सकते हैं। रॉबिन्सन को पता है कि इस अंडरग्राउंड शहर में हथियार कहाँ छुपे हैं। पूर्व राष्ट्रपति की मौत से पहले उन दोनों का रिश्ता काफी अच्छा चलता आया था, लेकिन राष्ट्रपति लगातार तलाक लेने से टाल मटोल करते रहे, जिस वजह से रॉबिन्सन का धैर्य जवाब देने लगा था। उस वक्त पूर्व राष्ट्रपति ने उसे मनाने के लिए हथियारों की जगह बता दी थी और साथ ही यह वादा भी किया था कि कुछ महीनों बाद जब उनका कार्यकाल पूरा होगा तो वे फर्स्ट लेडी को तलाक देकर रॉबिन्सन से शादी कर लेंगे। उस वक्त रॉबिन्सन को लगा था कि राष्ट्रपति सिर्फ उसे बहला रहे हैं, लेकिन उसके जाने के कुछ ही देर बाद पूर्व राष्ट्रपति ने पहले अपनी सिगरेट पर एक नंबरों की लाइन लिखी और फिर किसी ने उन्हें उनके ही घर में मार डाला। जेवियर को शक है कि पूर्व राष्ट्रपति की मौत का इस अंडरग्राउंड शहर के किसी बड़े राज्य से गहरा नाता है, इसलिए जेवियर अपनी बेटी को जल्दी से सामान बांधकर कहीं और रहने चले जाने को कहता है। बिली अब इस दुनिया में नहीं रहा। जेवियर नहीं चाहता कि उसके बच्चों को भी कोई नुकसान पहुंचे, लेकिन जेवियर की नजरों से दूर उसकी बेटी चुपके से बिस्तर के नीचे से एक चीज निकालती है। इसमें इस अंडरग्राउंड शहर का सबसे अहम डेटा छुपा हुआ है। पहले यह चीज पूर्व राष्ट्रपति की तिजोरी में रखी होती थी, लेकिन उनकी मौत के बाद यह अचानक गायब हो गई थी। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति की भी इसमें दिलचस्पी थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनके पास इसे खोलने का अधिकार नहीं है तो उनके मन में शक पैदा हो गया। पूर्व राष्ट्रपति को इस पद पर उनके पिता ने ही पहुंचाया था, इसलिए उन्होंने अपने पिता का हाई लेवल एक्सेस इस्तेमाल करके इसे खोलने की कोशिश की। किसे पता था कि यह सच में खुल जाएगा। अंदर की जानकारी देखकर वे सन्न रह जाते हैं। पता चलता है कि सिनात्रा लगातार अपने लोगों को जमीन की सतह पर भेजकर हालात का पता लगवाती आई है और उसे यह भी पता है कि सतह पर अभी भी जिंदा इंसान मौजूद हैं, लेकिन सिनात्रा ने जानबूझकर यह बात सबसे छुपा कर रखी है, जिस वजह से इस अंडरग्राउंड शहर में रहने वाले लोग अपने परिवार वालों से कभी मिल ही नहीं पाते। सिनात्रा ने शुरुआत में सिर्फ 20-30 हजार लोगों को ही इस अंडरग्राउंड शहर में लाने के लिए चुना था, इसलिए वह इस शहर की असली लोकेशन बाहर आने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठाना चाहती। भले ही उसे पता है कि सतह पर लोग अभी भी जिंदा हैं, फिर भी वह यह बात शहर के लोगों तक पहुंचाने का इरादा नहीं रखती। इसी बात को लेकर पूर्व राष्ट्रपति की सिनात्रा से जबरदस्त बहस हो जाती है और उसके कुछ ही दिनों बाद राष्ट्रपति अपने घर में मृत पाए जाते हैं। जेवियर को हमेशा से यही लगता आया है कि सिनात्रा ने ही उनकी हत्या करवाई है, लेकिन अगर उसे पता चल जाए कि तिजोरी से गायब हुई वह चीज असल में उसकी ही बेटी के पास है तो शायद उसका नजरिया कुछ और ही हो जाए। पूर्व राष्ट्रपति की मौत के बाद जेवियर की बेटी अक्सर पूर्व राष्ट्रपति के घर जाकर उनके बेटे से मिलने जाती रही है, लेकिन हर बार जब पूर्व राष्ट्रपति के पिता उसे देखते हैं तो उसे डांटने लगते हैं। पूर्व राष्ट्रपति के पिता को डिमेंशिया की बीमारी है। पूर्व राष्ट्रपति का बेटा सोचता है कि उसके दादा शायद जेवियर की बेटी को किसी और समझ रहे हैं, लेकिन असल में बात कुछ और ही है। ऐसा लगता है कि पूर्व राष्ट्रपति की मौत का कहीं न कहीं जेवियर की बेटी से भी नाता है, लेकिन जेवियर को इस बात की भनक तक नहीं है। आज रात वह सिनात्रा से बात करने जाने का इरादा बनाता है, लेकिन जैसे ही वह सिनात्रा की इमारत के नीचे पहुंचता है अचानक पूरा आसमान लाल रंग का हो जाता है। किसी ने कंट्रोल सिस्टम में घुसकर आसमान का पूरा प्रोग्राम बदल दिया है और ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में यह लिखा दिखता है, वे लोगों को धोखा दे रहे हैं। दुनिया के खत्म होने के बाद अमेरिका के पास बचे हैं सिर्फ हथियारों के यही कुछ जखीरे। जिसके पास ये हथियार होंगे आखिरी फैसला उसी का चलेगा। सिक्योरिटी एजेंट रॉबिन्सन रातों रात सारे हथियार चुरा ले जाती है। वहीं राष्ट्रपति के चीफ बॉडीगार्ड जेवियर मेन कंट्रोल सिस्टम का प्रोग्राम बदल देता है ताकि आसमान पर हमेशा वह लाल लाइन तैरती रहे। यह जगह लोगों को धोखा देने वाला एक अंडरग्राउंड किला है। लोग यहाँ 5 साल से रह रहे हैं। वे लगभग भूल ही चुके हैं कि यह आसमान असल में सिर्फ लाइटों से बनाया गया है। शहर की निर्माता सिनात्रा कोशिश करती है कि मेन कंट्रोल सिस्टम से यह लिखा हुआ मिटा दिया जाए, लेकिन सिस्टम जवाब देता है कि इसे मिटाया नहीं जा सकता। इसे मिटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, आसमान की सारी लाइटें बंद करके पूरे सिस्टम को दोबारा शुरू करना। लेकिन सिनात्रा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। वह दोबारा उसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है जिससे जेवियर की मुलाकात हो चुकी है। सिनात्रा के लिए इस अंडरग्राउंड शहर में किसी की कोई प्राइवेसी नहीं है। यहाँ के हर नागरिक और हर कर्मचारी को हमेशा उसकी निगरानी में ही रहना पड़ता है। वह साइकोलॉजिस्ट को भेजकर जेवियर से बात करवाना चाहती है, लेकिन उसने साइकोलॉजिस्ट की अहमियत जेवियर की नजरों में कहीं ज्यादा आंख ली है। जेवियर को पहले से ही शक है कि पूर्व राष्ट्रपति और उसके सबसे करीबी दोस्त बिली दोनों की हत्या सिनात्रा ने ही करवाई है और साइकोलॉजिस्ट तो सिनात्रा का ही आदमी है, तो भला जेवियर उसके साथ अच्छे से पेश क्यों आए। जैसे ही सिनात्रा को रॉबिन्सन का संदेश मिलता है कि सारे हथियार जमा किए जा चुके हैं, वह साइकोलॉजिस्ट के सामने दिखावा करना भी बंद कर देती है। हर किसी की कलाई पर बंधे बैंड में एक लोकेशन ट्रैकर लगा होता है। जेवियर अपना बैंड उतार फेंकता है। यह उसका साफ ऐलान है कि वह अब सिनात्रा के राज्य को
पलटने के लिए तैयार है। जब साइकोलॉजिस्ट यह बात सिनात्रा तक पहुंचाता है तो सिनात्रा का मूड बुरी तरह बिगड़ जाता है। वह जेवियर के बच्चों को धमकी के तौर पर इस्तेमाल करने की सोचती है, लेकिन उसे पता चलता है कि जेवियर के दोनों बच्चे भी अचानक कहीं गायब हो चुके हैं। लगता है जेवियर ने पहले ही दोनों बच्चों के ट्रैकिंग बैंड उतारकर उन्हें कहीं छुपा दिया है। अब सिनात्रा के पास सिर्फ यही रास्ता बचता है कि वह अपने बंदों से जेवियर के कॉल रिकॉर्ड खंगलवाए, लेकिन उसे पता चलता है कि इन दिनों जेवियर लगातार रॉबिन्सन के संपर्क में रहा है। यहां तक कि रॉबिन्सन साउथ ईस्ट वाले अंडरग्राउंड कमरे तक भी गई थी, जहां शहर के सारे हथियार रखे होते हैं। सिनात्रा को खुद वहां जाने की हिम्मत नहीं होती। सिनात्रा को तुरंत कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा हो जाता है। वह फौरन अपने आदमियों को वहां जांच के लिए भेजती है, और जो होता है वही होता है जिसका उसे डर था। सारे हथियार गायब हो चुके होते हैं। वहां सिर्फ एक चुनौती भरी पर्ची छूटी होती है जिस पर लिखा होता है, सारी बंदूकें अब मेरी हैं। हाँ हाँ हाँ। ये जानकर सिनात्रा के माथे पर ठंडा पसीना आ जाता है। उसे साफ समझ आ जाता है कि जेवियर अब पूरी तरह उसके काबू से बाहर निकल चुका है। और तभी उसे आसमान पर एक और लाइन लिखी दिखती है, सच जानना है क्या? ये पढ़कर गुस्से से उसका दम घुटने लगता है। अंडरग्राउंड शहर अब तक के सबसे बड़े संकट का सामना कर रहा है। इस लिखावट को हटाने का बस एक ही तरीका है, सारी लाइटें बंद करना। लेकिन सिनात्रा को डर है कि अगर अचानक रोशनी गुल हो गई तो लोगों में भारी दहशत फैल जाएगी। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस वक्त उनके पास कोई हथियार भी नहीं है। अगर बड़े पैमाने पर दंगे भड़क गए तो उनके पास संभालने का कोई तरीका नहीं बचेगा। अब सिनात्रा के पास इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। इंतजार अपनी सबसे भरोसेमंद कातिल जेन के, जो जेवियर के बच्चों को ढूंढ निकालेगी। तभी सिनात्रा के हाथ में जवाबी हमले का कोई हथियार आ सकता है। इसी बीच जेवियर उन बॉडीगार्ड से संपर्क कर चुका है जिन पर उसे पूरा भरोसा है। रॉबिन्सन के लाए हुए हथियार उसके पास हैं, लेकिन वह उन्हें अकेले अपने पास नहीं रखना चाहता। जेवियर सबको साफ बता देता है कि पूर्व राष्ट्रपति और बिली दोनों का असली कातिल सिनात्रा ही है। वह सबको बुलाकर अपने साथ इंसाफ की लड़ाई में शामिल होने का न्योता देता है। अब हर किसी के हाथ में एक एक बंदूक है और वे सब मिलकर सिनात्रा के राज को पलटने की पूरी ताकत रखते हैं। दोनों तरफ से तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है, लेकिन इस सबसे बेखबर दूसरी तरफ जेवियर की बेटी के हाथ में एक ऐसी चीज है जो सब कुछ बदल सकती है। पूर्व राष्ट्रपति के कमरे से गायब हुआ वह देश का सबसे बड़ा राज असल में उसी की बेटी के पास है। राष्ट्रपति के बेटे के साथ जेवियर की बेटी के अच्छे संबंध हैं, इसलिए उसने यह बात सिर्फ चुपके से उसी को बताई थी। क्योंकि बिली को जिंदा रहते हुए राष्ट्रपति के घर के कैमरे बंद करके गेम खेलने का शौक था, इसलिए जेवियर की बेटी भी कभी कभी राष्ट्रपति के घर जाकर उनके बेटे के साथ खेलने जाती रहती थी। राष्ट्रपति की मौत वाले दिन भी वह खेलने ही गई थी, लेकिन घर के अंदर घुसने से पहले ही उसे दरवाजे के बाहर एक टैबलेट पड़ा हुआ मिला। उस टैबलेट को खोलने के लिए हथेली के निशान की जरूरत होती है, इसलिए वह उसके अंदर की जानकारी नहीं दे पाई। लेकिन उसके मन में एक अंदाजा जरूर था कि इसमें जो कुछ भी है शायद पूर्व राष्ट्रपति की निजी बातों से जुड़ा हो सकता है। यह सुनते ही राष्ट्रपति का बेटा उसे फौरन अपने घर ले गया। अब पूर्व राष्ट्रपति तो दुनिया में नहीं रहे, तो इस टैबलेट को खोलने की ताकत सिर्फ एक ही इंसान के पास है, पूर्व राष्ट्रपति के पिता, यानी वही डिमेंशिया से पीड़ित दादा। सिनात्रा का छुपाया हुआ राज अब उजागर होने ही वाला है। जब वह बेसब्री से जेन के जवाब का इंतजार कर रही होती है, उधर जेवियर की तरफ से कार्रवाई पहले ही शुरू हो चुकी होती है। ये जेवियर की तरफ से सिनात्रा को दी गई एक चेतावनी है और साथ ही शहर के लोगों के लिए एक इशारा भी। सिनात्रा को यह हमला बिल्कुल अचानक झेलना पड़ता है। उसके पास सिर्फ यही रास्ता बचता है कि वह अपने आदमियों से सारी लाइटें बंद करवा दे। जैसे ही लाइटें बुझती हैं, सिर के ऊपर वाला पूरा नकली आसमान एक झटके में गायब हो जाता है। 5 साल से आराम की जिंदगी जी रहे लोग यह देखकर बुरी तरह घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। सिनात्रा और बाकी बड़े अफसर भी सीधे गाड़ी में बैठकर वहां से भाग निकलते हैं। जेवियर तेजी से उनका पीछा करता है, लेकिन उसे यह पता नहीं होता कि उसकी बेटी वहीं पीछे रह जाती है। जेवियर की बेटी राष्ट्रपति के बेटे के साथ मिलकर सिनात्रा के छुपाए राज को दुनिया के सामने लाने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन ठीक उसी वक्त सिनात्रा की कातिल जेन वहां आ पहुंचती है। जेन बिली की गर्लफ्रेंड रह चुकी है, इसीलिए जेवियर की बेटी को उससे कोई खतरा महसूस नहीं होता। जब जेन कहती है कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है, तो जेवियर की बेटी बिना किसी हिचकिचाहट के उसके साथ चली जाती है। जेवियर को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उसकी बेटी इस वक्त बहुत बड़े खतरे में है। इधर आखिरकार वह सिनात्रा तक पहुंच जाता है, लेकिन सिनात्रा अब पूरी तरह हार मान चुकी है, जैसे उसे किसी बात की परवाह ही न हो। हालात संभालने की आखिरी कोशिश में वह जेवियर को पूरी सच्चाई बता देती है। अंडरग्राउंड शहर के बाहर के लोग सबके सब मरे नहीं हैं, जैसे कि खुद जेवियर की पत्नी, वह अभी भी जिंदा है।